डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे, इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में और इसके साथ साथ जो है गैर सरकारी संगठन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और सिलेबस के अनुसार जो अगला टॉपिक हम लोगों में है कि विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं तो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक से बनते हैं। और जहाँ तक विविधता में एकता की बात है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और विविधता की एकता के बारे में हम लोग थोड़ा सा भूमिका इसके बारे में देखते हैं कि क्या भारत की विविधता में एकता है, क्या भारत देश की मतलब एक विशेषता है और भारतीय संदर्भ में भी हमको इस चीज़ को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट इसकी, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति तथा समाज की जो व्यवस्था है, इसकी दृष्टि से देखें तो भारत के विभिन्न भागों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों, समुदायों के बीच एक अनोखी समानता और एकता भारत में सदैव विद्यमान रहती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस एकता को बनाए रखने और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों, प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के पिछड़े, दुर्बल तथा निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने की बात कही गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे भारत की जो विविधता में एकता है बड़ी मजबूत है और अपवाद स्वरूप ऐसे विविधता जो है विश्व के अन्य देशों में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता अगर देखें तो जैसा कि हमने बताया विविधता में एकता है। इस विशेषता से ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा गया है। और एक विद्वान हैं CMZ, भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में वे लिखते हैं कि जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों में अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन है। भारत की विभिन्नता में एकता के दर्शन जिन क्षेत्रों में किए जाते हैं, अगर देखें तो वो इसके जो है अनेक भाग हैं। पहला तो यही है कि भौगोलिक अनेकता में एकता। अगर आप देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं विद्यमान हैं। जैसे उत्तर में हिमालय है, उसके बाद मैदानी भाग है, दक्षिण भारत का एक पठारी तथा प्रायद्वीपीय भाग है। इन विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओं से इसे अन्य देशों से पृथक किया गया है। यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की गई है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो धार्मिक अनेकता में एकता है। तो भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मतांतर तथा संप्रदाय के लोग भी पाए जाते हैं। उनके नियम और मान्यताओं में अनेक विविधताएं हैं। इतना होने के बावजूद भी देखेंगे विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से भारत में एक साथ रहे हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनेकता में एकता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति रिवाजों, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत के सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। अनेक सदियों पुरानी प्रथाएं
रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं आज भी देखेंगे कि भारतीय समाज में ये मिलती हैं। सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण अनेक बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी यहाँ एकता का भाव विद्यमान है। शिक्षित तथा अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी लोग, प्रशासक तथा जनता में सामाजिक दृष्टि निर्माणात्मक संबंध आज भी कायम है। प्रजातंत्र ने देश में भाईचारे और समानता की भावना के विकास में अपना योगदान दिया है। एक महत्वपूर्ण विशेषता अगर देखें और है वो है धार्मिक सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्म, जाति, प्रजाति तथा संप्रदाय के प्रति उदार और सहिष्णुता तथा प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं है। हमारे यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन भी हुआ और सभी को यहाँ पर फलने फूलने या उनके विकसित होने का अवसर भी मिला। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर अपनी संस्कृति को जो है थोपा गया। भारतीय संस्कृति की उदार और सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया। भारतीय संस्कृति में जनजाति, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, सीथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं वरन उनमें समन्वय और एकता स्थापित की है। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संस्कृति की। तो ये हो गया, जैसे अगर मान लीजिए आप लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है भारत की विविधता के बारे में लिखने के लिए या भारत की विविधता में एकता के बारे में लिखने के लिए, तो इसको थोड़ा सा आप पहले भूमिका बनाइए, उसके बाद कुछ हेडिंग जैसे भौगोलिक अनेकता में एकता इसको आप दिखाइए। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं तो धार्मिक अनेकता में एकता इसको दिखाइए। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता, धार्मिक सहिष्णुता, इन सब पॉइंट को लेकर के आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। अब अगला जो इस टॉपिक का एक भाग है वो है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। तो राष्ट्रीय एकता के जो प्रतीक हैं अगर हम लोग देखें तो हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। हमारे देश में एकता तथा भाईचारे की पहचान इसके कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है और ये प्रतीक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारे चिन्ह हैं वही राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगर इनमें देखें तो पहला चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय ध्वज। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसको ज़रूर आप लोग याद रखें। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जैसा कि हम लोग जानते हैं तिरंगा झंडा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के में समान अनुपात के 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। गहरे केसरिया रंग की पट्टी जो है सबसे ऊपर है, सफ़ेद रंग की पट्टी बीच में है, हरे रंग की जो पट्टी है वो सबसे नीचे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इन 3 पट्टियों के रंगों की व्याख्या करते हुए केसरिया को त्याग, सफ़ेद को सत्य और हरे को मिट्टी या वनस्पति का सूचक बताया था। और सफ़ेद पट्टी के बीच में आप देखेंगे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप अगर देखा जाए कहाँ से लिया गया है तो सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और अगर मान लीजिए तिरंगे झंडे के ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछा जाए तो 3:2 है। और भारत की संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और यह जो है याद रखने की बात है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप की कल्पना अगर देखें तो पिंगली वेंकैया साहब ने किया था। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के अवसर पर पुराना वायसराय भवन जो कि अब राष्ट्रपति भवन है पर पहली बार 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा झंडा को फहराया गया था। और 1971 में यह तिरंगा झंडा पहली बार अमेरिकी अंतरिक्षयान अपोलो 15 से अंतरिक्ष में पहुंचा था। तो यहाँ पे जब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा जाए तो इसको ज़रूर याद रखें, कौन सी पट्टी, जैसे हरे रंग की पट्टी कहाँ पे है, सफ़ेद रंग की पट्टी कहाँ पे है और इसका जो नीले रंग का चक्र है कहाँ से लिया गया है, इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है,
इसको संविधान सभा ने कब अपनाया, ये सब यहाँ पे मुख्य बिंदु हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हम लोग अगर प्रतीक चिन्ह में देखें, दूसरा जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है। तो इसके बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में या राज्य चिन्ह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। सिंह का यह प्रारूप सम्राट अशोक ने 245 से 232 ईसा पूर्व में बनवाया था। मूल स्तंभ पर सिंह के शीर्ष पर 4 सिंह हैं, ये एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लरी या चित्र पट्टिका में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक बैल, एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। इसके बीच बीच में चक्र बना हुआ है। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है, वीला ला रखा हुआ है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम लोग मतलब ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना चाहिए। कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और 4 सिंह हैं। और इस पे जैसे कुछ एग्ज़ाम में आप देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा है कि कौन कौन से जानवर उस पे हैं, तो हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सिंह है, ये सब जो है इस पे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत सरकार ने इस चिन्ह को अगर देखें तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं, चौथा नहीं दिखाई देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र जो है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से के सत्यमेव जयते, इस पे लिखा गया है। इसके बाद हम लोग एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अगर देखें तो राष्ट्रगान देख लेते हैं। तो राष्ट्रगान जैसा कि लगभग सभी लोग जानते होंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित था और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के स्वरूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। महत्वपूर्ण डेट है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो बंगला भाषा में लिखा था, इसको जानते रहिए। और इसको पहली बार कहाँ पे गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके पूरे गीत में 5 पद हैं। प्रथम पद राष्ट्रगान का पूरा पाठ है। जैसा कि इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गीत क्या है राष्ट्रीय गान के बाद। तो राष्ट्रीय गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की, जिसे जनगण मन या राष्ट्रगान के समान ही दर्जा प्राप्त है। और यह बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, आनंद मठ का एक जो है गान है, उसका जो है एक खंड है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन की प्रेरणा स्रोत रहा है। और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ये महत्वपूर्ण है किसने इसकी रचना की थी, पहली बार कब गाया गया था, 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय पशु को, नेशनल एनिमल को। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ पीले रंगों और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है, मुलायम चमड़े वाला एक पशु है। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। और जो इसकी 8 प्रजातियों में भारत में पाई जाने वाली
प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में यह प्रजाति पाई जाती है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी यह पाई जाती है और 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त किया गया और देखेंगे 1967 में इसे जो है राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। भारत में सिंह चूँकि सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं इसलिए उसका राष्ट्रीय पशु का जो दर्जा था उसे वापस लिया गया। बाघों के संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 1973 में देश में बाघ संरक्षण परियोजना चलाई गई, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई। ये महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में। तो इसके बाद हम लोग अगर राष्ट्रीय प्रतीक में देखें तो राष्ट्रीय पुष्प की बात आती है, नेशनल फ्लावर की। तो इसका हम लोग साइंटिफिक नेम हम लोग जानना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, नेलम्बो निसिफोरा गार्टन है इसका जो साइंटिफिक नेम है और यह एक पवित्र जलीय पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला तथा पुराण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से इसे भारतीय संस्कृति का जो शुभ प्रतीक माना जाता है। यह मकाऊ, वियतनाम और मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक राज्य का यह राज्य पुष्प है। इसे पद्म के नाम से भी जाना जाता है। हमारे 18 पुराणों में से एक पद्म पुराण भी है और ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी का आसन जो है कमल ही है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो अपना पुष्प है उसको जानना चाहिए, उसका साइंटिफिक नेम जानना चाहिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजकीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, नेशनल ट्री क्या है, इसके बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस है। यह जो है वृक्ष घना है और फैला हुआ होता है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं और इतनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की लगभग नहीं होती हैं। एक छायादार जो है वृक्ष के रूप में हमारे देश में इसकी पहचान भी है। तो राष्ट्रीय वृक्ष को जो है उसका साइंटिफिक नेम जानिए, फाइकस बेंगालेंसिस है। और इसके बाद हम लोग अगर देखें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यहाँ का जो नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल है, तो यह है आम, मैग्नीफेरा इंडिका है राष्ट्रीय फल। यह फलों का राजा भी कहलाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में आम बड़े पैमाने पर पैदा होता है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आम लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। आम में विटामिन ए, सी, डी तथा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और देखेंगे आम की अनेकों किस्म हैं, आकार तथा रंग भी इसके अलग अलग हैं। भारत में आम देखें, आम की फसल प्राचीन काल से ही उगाई जाती है। समूह में उगने वाले फूलों को मंजरी कहते हैं। यह फिलीपींस, पाकिस्तान का भी जो है राष्ट्रीय फल है। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मलगोवा है। अगर आम की प्रजाति देखा जाए तो लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, गुलाब खास है, ठीक है, सिंधु है। तो ये सब जो है आम की प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को आम के बारे में, राष्ट्रीय फल के बारे में अगर पूछता है तो मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो अगर यहीं पूछ सकता है भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम क्या था? मलगोवा था। कुछ प्रजातियां हैं, मान लीजिए पूछे राष्ट्रीय फल या आम की प्रजातियों को, तो लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है और गुलाब खास है, सिंधु है। ये सब जो है आम की प्रजातियां हैं। अगर जलीय जीव के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रीय प्रतीक जो जलीय जीव है, तो गंगा में जो गंगा डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लातनिस्ता गंगोटिका है। इसे सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन अगर देखें तो दृष्टिहीन होती है। भारत में सबसे पहले सम्राट अशोक ने इसके महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण का निर्देश दिया था। इसे वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत आने वाले जीवों की श्रेणी में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन वस्तुतः मछली नहीं है, बल्कि यह एक जो है स्तनधारी जलीय जीव है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे अगर राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पूछा जाए तो डॉल्फिन है, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है। कब इसको जलीय जीव घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। इसका साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं, ठीक है, प्लानिस्टा गंगोटिका। सन ऑफ रिवर भी जलीय इसको कहते हैं डॉल्फिन को। और गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है यह क्या है? एक स्तनधारी जलीय जीव है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जब अब स्वीकार किया गया है जल्द में, तो वो है राष्ट्रीय नदी के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत में जो राष्ट्रीय नदी को का दर्जा प्राप्त है उससे गंगा नदी को प्राप्त है और 4 नवंबर 2008 को यह दिया गया। यह नदी उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में इसका विलय बंगाल की खाड़ी में होता है। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर गंगा की एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्म के नाम से जाना जाता है। गंगा की अगर देखें सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। अगर इसकी अन्य मुख्य सहायक नदियों में देखें तो गोमती है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है। ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। यह स्थान संगम के नाम से भी जाना जाता है, जो इलाहाबाद में है। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु से युक्त गंगा जल की यह विशिष्टता है कि इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव पनप नहीं पाते। बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु पाया जाता है। यही कारण है कि यह ज़्यादा दिन तक रखने पर ख़राब नहीं होता है, इसे शुद्ध माना जाता है। और इसमें गंगा नदी में अगर देखें तो 1986 में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर गंगा नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 1 घोषित किया गया। और उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 जून 2010 को स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। गंगा का एक अन्य नाम देवसरिता भी है। स्वर्ग से पृथ्वी पर इसके अवतरण के कारण इसे यह नाम दिया गया। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में राजा भगीरथ के अथक प्रयास से गंगा का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ था। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया है। और गंगा देखें भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर दूरी तय करती है। और गंगा नदी का बेसिन विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रतीक नदी है कौन सी? गंगा नदी। कब इसको यह दर्जा दिया है? 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। और कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। और सबसे बड़ी नदी पूछा जा सकता है तो सबसे बड़ी लंबी नदी तो गंगा है। अगर गंगा नदी का बेसिन विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में है, यह भी सही है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ इसको पूछा जा सकता है। और बहुत डीपली पूछेगा तो गंगा का जल क्यों खराब नहीं होता है जल्दी? तो बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु के कारण यह जल्दी खराब नहीं होता है, शुद्ध माना जाता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उसको हमने बताया कि भारत के संदर्भ में कि विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताया। ये जो है सिलेबस में आपके हैं, इसको आप लोग पढ़ें। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको ज़रूर आप लोगों को ग्रुप में सर के द्वारा, नीरज सर के द्वारा सेंड करवाएंगे। उसको आप देखते रहिए, क्योंकि आगे मान लीजिए अगर SCERT या PNP के द्वारा जो भी प्लान इनका रहता है यूनिट टेस्ट का क्या करवाते हैं कैसे, तो वो चीज़ आगे आप लोगों को आसान हो जाएगा। इसको आप पढ़ते रहिए और आगे का जो चैप्टर रहेगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपके सिलेबस के अनुसार। धन्यवाद।